बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अन कही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुकामी सियासत और आजकल के हालात हाजरा पर तो बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं और मैं भी करता हूँ। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को तज़किया नहीं पसंद आता और कुछ लोग सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो अब अमूमन लोग इब्तिदा में ये फरमाइश कर देते हैं कि इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये आदत नहीं डाली। आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर कीजिए और लाइक करते हुए शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके पसंदीदी का इजहार है। और दूसरी बात ये कि इससे हमें हौसला मिलता है, हमारी हिम्मत और बढ़ती है, हम और मेहनत करते हैं और आपके सामने वो लेकर आ जाते हैं। इस वक्त मैं अपना ही एक इंटरव्यू जो मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से इस्लामाबाद में किया था, वो उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। वैसे ही नज़रों से गुज़रा। डॉक्टर कदीर पर जो है वो एक उस ज़माने में एक मुसीबत टूटी हुई थी और परवेज़ मुशर्रफ का दौर ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुआ था। डॉक्टर कदीर साहब को कुछ बोलने की आज़ादी मिली थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ गुफ्तगू की। उनकी अपनी राय थी, लेकिन इसमें बहुत सारे इंकिशाफात भी थे जो उस वक्त भी लोगों के नज़रों में रहे, आपने सुने भी हों, लेकिन आज हम इसको ज़्यादा ताज़ा करना चाहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस बीमारी में मुब्तला हैं, उसमें अब उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। वो बात करने के उस तरीक़े से काबिल नहीं है कि जिस तरह से उनको होना चाहिए था। जैसे वो लीडर थे, एक बहुत बुलंद आहंग वाली बातें करते थे और मुझे अजीब व गरीब सा ये कहना पड़ता है कि सिलसिला है कि अयूब खान से पहले मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून थे एक ज़माने में, तो उन्होंने पाकिस्तान में गवादर को शामिल करने के लिए रकम खर्च की, मस्कत ओमान को पैसे दिए और उस रकम से उन्होंने गवादर को ख़रीद लिया ताकि पाकिस्तान की सरहद महफूज हो जाए और पाकिस्तान एक तकमील हो जाए उसकी। क्योंकि गवादर जो है वो कुदरती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, सकाफ़ती तौर पर, समाजी तौर पर अरब का हिस्सा तो नहीं था, वो मस्कत या ओमान का हिस्सा नहीं था, यानी जोग्राफियाई तौर पर। तो उसको ख़रीद के उन्होंने शामिल किया। अयूब खान के ज़माने में पानी का मसला आया, तो बजाय इसके कि दरियाओं का मामला जो है वो पाकिस्तान के हक़ में होता, अयूब खान ने 3 दरिया जो है वो हवाले कर दिए हिंदुस्तान के, और उसके नतीजे में राजस्थान का रेगिस्तान जो है वो नखलिस्तान बन गया। वहाँ आबादी होने लगी। तो ये चीज़ हो गई। तो जिक्र अब हम कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर का। तो उसके बाद जनाब यहिया ख़ान के ज़माने में पाकिस्तान दुलख्त हो गया उनके फ़ैसलों के नतीजे में, क्योंकि जनरल ग़ुलाम उमर जो असद उमर और ज़ुबैर उमर के वालिद, उन्होंने यहिया ख़ान को मशवरा दिया कि मुजीब से कोई मुज़ाकरात नहीं करना, मुजीब का कोई मुतालबा नहीं मानना, कौमी असम्बली का इजलास न बुलाना। इलेक्शन हुए, लोग इलेक्ट हुए, कौमी असम्बली में अवामी लीग को अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन अच्छा फिर ये कहा गया कि भुट्टो साहब इसके मुखालिफ थे। तो इसकी बात भी सामने आ गई कि भुट्टो साहब तो मुखालिफ नहीं थे, न इधर तुम न इधर हम न उधर तुम का नारा उन्होंने लगाया। तो भुट्टो साहब जो हैं यहिया ख़ान के कहने पर ये कह रहे थे कि कोई असम्बली के इजलास में शिरकत करने न जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था और यहिया ख़ान ने इजलास ही नहीं बुलाया, जिसके नतीजे में फिर वहाँ पर खुरेदी हुई और 15 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और वो बेकसूर मारे गए, सिर्फ यहिया ख़ान के फ़ैसले और जनरल उमर के मशवरे पर, जनरल ग़ुलाम उमर के मशवरे पर। तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में उनको कसूरवार ठहराया गया। अयूब ख़ान
दरिया हवाले करने पर गद्दार नहीं करार पाए, लेकिन उन्होंने फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार दिया। भारत के हवाले दरिया किसने किए? अयूब खान ने। यहिया खान ने ऐसे मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया, गद्दार नहीं ठहरे। जनरल नियाज़ी ने हथियार डाला, गद्दार नहीं ठहरे। मैं क्या बातें करूं। भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और दूसरे पाकिस्तान को आइन दिया, लेकिन भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी और पाकिस्तान हुब्बुल वतनी और उसकी तमाम चीज़ें कही जाती रहीं। और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक और उसको आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, उस पर भी परवेज़ मुशर्रफ गद्दार नहीं ठहरे। गद्दार ठहरे तो डॉक्टर कदीर, जिसने इस मुल्क से मोहब्बत की, वो गद्दार ठहरा। तो उनसे जो मैंने मुलाकात की तो वो पहला सवाल उनका ये था कि 2009 का ये इंटरव्यू है, जुमेरात 19 नवंबर 2009। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख़त जो है उसमें लिखा कि भाई अपनी मर्ज़ी अपनी ख्वाहिश कि उनका ख़त किस तरह बैरून मुल्क पहुंचा दिया गया और साइमन इन कुछ ख़त भिजवा के उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। और जब उनसे पूछा कि ख़त जो है कि आपके ज़ाती ख़त को परवेज़ मुशर्रफ ने CIA के हवाले कर दिया था, उनकी चीज़ें, ज़ाती चीज़ें, डॉक्टर अब्दुल कदीर के ज़ाती नोट्स को जो है वो CIA के हवाले कर दिया। किसने? परवेज़ मुशर्रफ ने। और इसका एतराफ़ उन्होंने अपनी किताब में किया, परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने सवाल किया कि इस खबर पर आप क्या तबसरा करेंगे जिसमें आपके हवाले से कहा कि आपके ज़ाती ख़त को परवेज़ मुशर्रफ ने CIA के हवाले कर दिया था। वो उन्होंने फरमाया कि बात तो दुरुस्त है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा था, हमने डॉक्टर साहब का ख़त पकड़ लिया था, हमने इससे मुताल्लिक़ तमाम मालूमात गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों को दी। ये कुदरती बात है कि जब ख़त पकड़ा गया तो ये ख़त गैर मुल्की एजेंसियों को उन्होंने ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ ही ने दिया होगा। हमारे पास तो इसकी नकल नहीं थी, एक ही मसौदा था जो असल था, और मैंने वो अपनी बेटी और बीवी को दिया था कि तुम अपने पास रखो। इसके बाद हमें ख़बर नहीं कि वो कहाँ चला गया। मुल्की गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एजेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। किसी हुकूमत पर दबाव डालना हो तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनको इशारा करती हैं कि ये चीज़ें छापो। अमेरिका वगैरह में कहीं छपा है। बात ज़ाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ ही ने दिया होगा, हमने तो नहीं दिया, हम तो 6 साल से घर के अंदर महबूस बैठे हैं। तो ये हफ्स जो उनको हफ्स भेजा में रखा गया, उनके घर से ख़त निकाल के, उनके ज़ाती नोट्स निकाल के, आदमी बहुत सारी चीज़ें लिखता है और ज़ाहिर है पढ़े लिखे आदमी, तो उनका ख़त उठाया और CIA के हवाले कर दिया। इस पर भी परवेज़ मुशर्रफ गद्दार नहीं ठहरे। अच्छा, फिर सवाल किया कि ये बात भी आपने कही कि आपके अमेरिका हवाले करने के लिए C-130 तैयार रखा गया था, लेकिन जमाली साहब ने आपको भेजने से इनकार कर दिया। ये बात तो जमाली साहब ने एक सहाफ़ी को बताई थी, उन्होंने ये बात शाये कर दी। उन्होंने जमाली साहब से इस बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, ये बात उन्होंने कही कि जमाली साहब ने एक सहाफ़ी को बताई थी। तो किस्सा इसका कुछ यूँ है कि मैंने ही जमाली साहब से इंटरव्यू किया उनके वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ख़त्म होने के बाद बलूचिस्तान हाउस में जाकर। तो वो उनसे मैंने सारे इंटरव्यू करने के बाद बहुत स्मूथली एक इंटरव्यू चल रहा था, जैसे कोई एक खुशनुदी वाला इंटरव्यू हो। तो मैंने ये सवाल किया कि जमाली साहब, आपसे एक शिकवा है कि आपने जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए कुछ नहीं किया, उनको TV पर ला के जो है वो उनकी तौहीन की गई और कौम को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, डॉक्टर कदीर को भी और कौम को भी। आपने क्या किया?
जमाली साहब सीधे होकर बैठ गए, कहने लगे, आप जानते हैं कि क्या हो रहा था? परवेज़ मुशर्रफ हवाले कर रहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर को। परवेज़ मुशर्रफ डॉक्टर अब्दुल कदीर को अमेरिका के हवाले कर रहा था। जमाली साहब का चेहरा लाल हो गया, तमतमाने लगा। तो उस वक्त उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आपको नहीं मालूम, बहुत सारी बातें कही नहीं जाती। अब वो बात मैंने छाप। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने जमाली साहब से इस बारे में पूछा, यानी सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है। मुझे भी यकीन है कि ये बात दुरुस्त है कि जमाली साहब को इस जुर्म की सज़ा में वज़ारत उज़्मा से अलहदा किया गया। मुझे बचाने के लिए जमाली साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दी, क्योंकि मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि मुझे अमेरिका के हवाले करने का इल्ज़ाम उनके सर पर आए। इसलिए उन्होंने जमाली के कंधों पर यह इल्ज़ाम डालना चाहा, लेकिन जमाली ने यह इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ तो पाकिस्तान से 700 आदमियों को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर चुके हैं, और ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन मेरे मामले में अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती तो पूरा मुल्क खड़ा हो जाता, और इसलिए ये काम करना चाहते भी थे, और इसका इल्ज़ाम जमाली के सर पर डालना चाहते थे ये। लेकिन जमाली साहब जो है वो, तो ये एक इनका इंटरव्यू जो है वो मैंने किया, जिसके अंदर ये दो चार इंकिशाफाती बातें थी। और भी हैं मेरे पास इंकिशाफाती इंटरव्यू, जिसमें कोशिश तो मेरी ये है कि इन तमाम इंटरव्यूज़ को और एटमी प्रोग्रामों के हवाले से जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उनको एक किताब की शक्ल में शाये करूं। लेकिन मेरे मुझसे एक मेहनत तलब काम है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड को निकालना, फिर उसको रीराइट करना उसको मौजूदा हवाले से। तो बहरहाल अब ये एक और इंटरव्यू है डॉक्टर साहब का ही, बुध 29 दिसंबर 2010 का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल ज़ियाउल हक किसी भी सूरत एटमी प्रोग्राम तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसका पहले दिन से फैसला कर लिया था, चाहे कुछ हो जाए, अच्छा, कि वो एटमी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने भुट्टो को फांसी देने का फैसला पहले दिन ही कर लिया था। ये भी वो डॉक्टर कदीर बता रहे हैं, क्योंकि अमरीकियों ने ज़िया को धमकी दी थी, उनकी गर्दन या आपकी गर्दन। तो बहरहाल उनका ये कहना था कि भुट्टो साहब जज्बाती थे, उन्होंने मसलहत से काम नहीं लिया। बहरहाल जनरल ज़िया ने माशाल्लाह लगाया, मरी में नज़र बंद कर दिया, और जनरल ज़िया को भुट्टो साहब ने डॉक्टर कदीर के बकौल ये धमकी दी कि तुमने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और तुम्हें हम आइन के आर्टिकल 6 के तहत फांसी लगाएंगे। ये डॉक्टर कदीर बताते हैं कि भुट्टो को ने जनरल ज़िया को ये धमकी दी, जिसके बाद से जनरल ज़िया ने उल्टा जो है वो भुट्टो साहब को फांसी दे दी। बहरहाल ये ज़ियाउल हक बहुत ही सख्त बातें जो है ना ज़ियाउल हक से की। इन बातों का तज़किरा मरी के डिप्टी कमिश्नर शफ़क़त महमूद ने अपने मज़ामीन में किया है, और अपने मज़मून में लिखा कि ग़ुलाम इसाक़ खान भी वहाँ मौजूद थे जब ये धमकी दी गई, और भुट्टो के साथ बहुत बेरुखी का इजहार किया, फिर सलाम तक का जवाब नहीं दिया। ग़ुलाम इसाक़, मैंने इस पर लिखा था, यानी शफ़क़त महमूद ग़ुलाम इसाक़ को कह रहे थे कि भुट्टो से बहुत बेरुखी से मिले और उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो डॉक्टर कदीर ने लिखा कि ग़ुलाम इसाक़ खान इस किस्म के आदमी नहीं थे कि वो इस तरह के जवाब देते, इस तरह का बेहूदगी का रवैया अख्तियार करते, इस तरह बेमुरवती का रवैया अख्तियार करते, क्योंकि डॉक्टर कदीर और ग़ुलाम इसाक़ खान के आपस के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। असल में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में जिस सियासी कह लीजिए या सिविल शख्सियत का अहम किरदार है वो ग़ुलाम इसाक़ खान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से रकम बचा बचा कर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया।
डॉक्टर अब्दुल कदीर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान का बहुत एहतराम करते हैं। इसीलिए GIK ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया और उनकी याद में बनाया, क्योंकि ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने इस मामले में बहुत ही ईसार से काम लिया। ये बात डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कही। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान वाकई इस पूरी इस दौर में इस काबिल शख्सियत हैं कि उनका एहतराम किया जाए और उनका नाम जो है इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाए। तो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने भुट्टो का नाम हमेशा इज़्ज़त से लिया, इन्होंने बाद में भी। और उस वक्त इतनी कशीदा सूरत हाल थी कि इसमें ज़िया-उल हक़ को उनके अपने साथ, जिसमें ज़िया-उल हक़ उनको अपने साथ लेकर गए थे। और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान को ये फ़िक्र थी कि भुट्टो साहब ये सोचेंगे कि मैं साजिश का हिस्सा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि वो फ़िक्रमंद थे और बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे। तो ज़िया-उल हक़ के हवाले से भी उन्होंने ये कहा, ज़िया-उल हक़ जब माशाल्लाह लगा रहे थे, ये जुलाई का महीना है, इसी 5 जुलाई को माशाल्लाह लगाया था उन्होंने। तो डॉक्टर कदीर बताते हैं कि उन्होंने जब ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान से पूछा कि क्या मामला है, एक दिन मैंने उनसे ये पूछ ही लिया कि क्या ज़िया-उल हक़ के एक्शन का आपको पहले से इल्म था। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने बताया, 5 जुलाई की सुबह ज़िया-उल हक़ का फ़ोन आया तो मैं बाथरूम में था। बेगम ने फ़ोन उठाया और बताया कि GHQ से फ़ोन है, ज़िया-उल हक़ बात करना चाहते हैं। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने जनरल ज़िया से बात की तो जनरल ज़िया ने उन्हें बताया कि वो मुल्क का इंतज़ाम संभाल चुके हैं। फिर ज़िया-उल हक़ ने ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान को सेक्रेटरी जनरल इन चीफ बना दिया और हुकूमत के तमाम कामों की लगाम ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान के हाथों में दे दी। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान के जहन में यही तशवीर थी कि वैसी सूरत में अगर वो जनरल ज़िया के साथ भुट्टो के पास जाते हैं तो भुट्टो यही सोचेंगे कि जनरल ज़िया के साथ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल ये बात, फिर इसी इंटरव्यू में एक और सवाल के जवाब में डॉक्टर कदीर ने बताया कि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर, उनके ज़माने में ये शोर तो मचता रहा था कि ये लोग एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं, एटमी प्रोग्राम इनके हाथों में नहीं आना चाहिए। नवाज़ शरीफ बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, बेनज़ीर नवाज़ शरीफ को कहती थी। लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की राह में कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि दूसरी मुलाकातों में जनरल बेग ने ही मुझे बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को फ़रोग़ देने में बेनज़ीर भुट्टो का बहुत अहम किरदार रहा है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को। और ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने दोनों को जो है वो कोशिश की कि इस प्रोग्राम में की राह में कोई रुकावट न डाले। लेकिन रुकावट किसने डाली? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सवाल बनने किया कि आपके साथ बदसलूकी क्यों की। उन्होंने कहा कि ये बात इनको लाया इसीलिए गया था कि यह मेरे साथ बदसलूकी करे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से तो अमेरिका को शुरू से कद थी, बहुत मुखालिफत उसको कर रहा था। हमेशा पाकिस्तान पर इसी बहाने से पाबंदियां लगती थी कि एटमी प्रोग्राम को कर रहा है, एटमी, यही बहाने मिलते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान ने ये तो नहीं कर लिया, कहीं ये तो नहीं कर लिया, एटमी सलाहियत हासिल तो नहीं कर ली। ईरान के साथ भी यही करता रहा, पाकिस्तान के साथ भी यही करता रहा। तो उन्हें एटमी प्रोग्राम लाए थे। ये इन्होंने कहा कि ये क्योंकि जब डिक्टेटर इक़्तिदार में आता है तो उसे बैरूनी सहारा दरकार होता है। वो सोचता है कि मुझे ब्लैक शीप करार दे दिया गया तो बैरूनी इमदाद बंद हो जाएगी और मैं रांदे दरगाह हो जाऊंगा, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। फिर वो बैरूनी साम्राज्य की हर बात मानता है। जैसे अय्यूब खान ने अपने मफादात को पूरा करने के लिए सीटो सेंटो के मुआहदों में पाकिस्तान को ज़बरदस्ती शामिल कर दिया था, इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौरन अमरीकियों का कहना मानना शुरू कर दिया। मैंने तो बहुत वादे कर दी थी कि न तो हम किसी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पर हमने दस्तखत किए हैं, न ही हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत हमने किए हैं, NPT पर। तो हमें किसी को जवाबदेह नहीं है, लेकिन किसी मुआहदे के पाबंद नहीं है। तो इसलिए जो है वो
इन्होंने अमरीकियों को खुश करने के लिए डॉक्टर कदीर को जलील किया। और डॉक्टर कदीर के और भी इंकिशाफात हैं जो मैं करूँगा। ये डॉक्टर कदीर के हवाले से जनरल हमीद गुल साहब के भी इंकिशाफात हैं, और फिर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर्नल इमाम साहब ने मुझे बताई थी। उन इंकिशाफात को आइंदा वीलॉग्स में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि आजकल की सियासत पर कुछ गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे ये बात मेरे सामने आ गई, ये हकीकत मेरे सामने आ गई, तो मैंने ये जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ये इंटरव्यू जो मैंने किया था आपके सामने पेश कर रहा था, वो मैं आप ले आया कि इसके अंदर से कितनी चीज़ें हैं और किस किस्म की मालूमात हैं। वो याद ताज़ा हो जाती है कि पाकिस्तान का असल गद्दार कौन है, किसने पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाया। सोचिए, गौर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके सब्सक्राइबर की तादाद में इजाफ़ा कीजिए, दूसरों को मशवरा दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।